नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी दर्शकों का अपने चैनल सनातन स्ट्रीम पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है अछूत कौन। हमारे देश में एक बड़ी विषमता की स्थिति है। चर्चाओं का बाजार इस विषय पर बहुत ही गर्म रहता है और तमाम तरह के आंकड़े आकलन प्रस्तुत करके राजनीति की जाती है। तो इस विषय पर मैं अपना भी मत रखना चाहता हूं कि अछूत कौन। प्रश्न यह है, आपने थंबनेल में देखा है कि अछूत, मूल निवासी या आक्रमणकारी। तो साथियों, स्वभावगत कर्मों के आधार पर रचित हमारा चतुर्वर्णी समाज कब 6600 जातियों में बट गया, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है। परंतु इन्हीं जातियों में कुछ जातियां अछूत श्रेणी में आती हैं, यह भी एक कटु सत्य है। आज़ादी के आंदोलन से उभरे अम्बेडकर और इनके अनुयायियों ने विदेशी इतिहासकारों के षड्यंत्रों के आधार पर आर्य आक्रमण के सिद्धांत गढ़े और उसके आधार पर एक प्रोपोगंडा फैलाया कि अछूत अन्य सामाजिक स्तर पर पिछड़ी जातियां ही इस देश की मूल निवासी हैं और समस्त अगड़ा वर्ग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उनकी उपजातियां विदेशी आर्यों के वंशज हैं। दूसरा इनका प्रोपोगंडा यह रहा कि प्राचीन भारत के सभी मूल निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विदेशी आर्यों ने इन्हें गुलाम बनाकर तमाम जातियों में बांटकर अछूत बनाया। पर ये सारे प्रोपोगंडिस्ट यह नहीं बता पाते कि ब्राह्मणों ने यह कर्म कब और किस कालखंड में किया, क्योंकि ज्ञात इतिहासकारों में सबसे प्राचीन और विदेशी इतिहासकार मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में राजदूत के रूप में भारत में काफ़ी दिन रहे और उन्होंने उस समय के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, जिसे आज इंडिका नाम की पुस्तक के रूप में हम पाते हैं। उनके इस पुस्तक में कहीं भी न तो 6600 जातियों का उल्लेख है और न ही किसी अछूत वर्ग का और न ही किसी बुद्ध का या उनके मत का। मेगास्थनीज के लेख के अनुसार उस समय भारत का भारतीय समाज मात्र 7 श्रेणियों में बटा था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कम से कम चंद्रगुप्त के समय तक न तो कोई अछूत था, न ही कोई बुद्ध या उनका धर्म था। चंद्रगुप्त के बाद उनके वंशजों का शासन रहा और इनकी तीसरी पीढ़ी के शासक सम्राट अशोक के समय से बौद्ध मत का इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। अशोक के बाद उनके वंशज शिथिल पड़ने लगे और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। आज के नवबौद्ध और वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र ब्राह्मण था। इनके अनुसार इसी शुंग वंश के शासनकाल में बौद्ध मत व इनके अनुयायियों की हत्याएं की गई और भारत से बौद्ध धर्म को एक तरह से मिटा दिया गया और यहीं से आज का कथित हिंदू धर्म अस्तित्व में आया और ब्राह्मणों ने समाज को जातियों में बांटा। यह आरोप कह लीजिए, तथ्य कह लीजिए, नवबौद्धवादी और वामपंथी इतिहासकार देते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या ब्राह्मणों का उदय शुंग काल में हुआ? तो पुष्यमित्र पहले से ब्राह्मण कैसे था? जब सारे बौद्धवादी कहते हैं कि उसके पहले बौद्ध ही बौद्ध था और कुछ नहीं था, तो ये ब्राह्मण अचानक से कहां से आ गया? तो पुष्यमित्र पहले से ब्राह्मण कैसे था और ब्राह्मण विदेशी कैसे हुए? अगर पहले से ब्राह्मण थे तो विदेशी कैसे हुए?
और अगर ब्राह्मण पहले से थे, जैसा कि इनका आर्य आक्रमण सिद्धांत है, तो फिर भारत में अनादिकाल से बौद्ध धर्म कैसे हुआ? फिर तो पहले ब्राह्मण धर्म रहा हुआ होगा। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी वामपंथी और नवबौद्ध प्रोपोगेंडिस्ट नहीं दे पाते और न ही कभी देंगे। खैर, इनकी छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं कि भारतीय समाज में इतना जातीय वर्गीकरण हुआ कैसे, और मुख्य प्रश्न कि कुछ जातियों को अछूत क्यों और कैसे बनाया गया या कहा गया। क्योंकि बुद्ध दर्शन के अनुसार हर कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है, तो किसी वर्ग किसी जाति को अछूत मान लेने के पीछे क्या कारण हो सकता है, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो हम इतिहास की एक घटना को उदाहरण के रूप में रखते हैं। यह घटना है मिहिर कुल का आक्रमण, जो कि एक हुण था। हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। हुण सम्राट तोरामण और उनके पुत्र मिहिर कुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मिहिर कुल के बारे में जो विकिपीडिया या अन्य स्रोतों पर लिखा गया है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। भारतीय स्रोतों के अतिरिक्त इनकी बर्बरता का चित्रण चीनी तथा यूनानी इतिहासकारों ने भी किया है। कुमार गुप्त के राज्यकाल ईस्वी 414 से 455 तक के अंतिम वर्षों में हुणों ने उत्तरी भारत पर धावा बोल दिया। राजकुमार स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को रोक लिया, पर 6वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुणों का आधिपत्य मालवा तक छा गया। तोरमाड़ का पुत्र मिहिर कुल लगभग 515 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 515 ईस्वी में उसकी राजधानी फाकल अथवा सियालकोट थी। राज तरंगड़ी के अनुसार इसका राज्य कश्मीर तथा गंधार से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला था, किंतु इस वृत्तांत में तथ्य नहीं है। कल्हड़ ने तोरामण को मिहिर कुल से 18वीं पीढ़ी बाद रखा है, पर वास्तव में मिहिर कुल तोरामण का पुत्र था। इस ग्रंथ में उल्लिखित मिहिर कुल की नृशंस प्रवृत्तियों की पुष्टि युआन च्वान के वृत्तांत से भी होती है। चीनी स्रोतों में फंग युग का वृत्तांत भी उल्लेखनीय है। यह लगभग 520 ईस्वी में गांधार में हुण सम्राट के यहाँ राजदूत था। कौन था? चीनी स्रोतों में फंग युग कोई व्यक्ति था जो मिहिर कुल, मतलब चीनी स्रोतों में फुंग युग का वृत्तांत भी उल्लेखनीय है। यह लगभग 520 ईस्वी में गांधार के हुण सम्राट के यहाँ राजदूत था। मतलब एक व्यक्ति था चीनी जो कि हुणों के सम्राट के यहाँ गांधार में राजदूत था। इसके अतिरिक्त एक यूनानी भौगोलिक क्राफ्टमाफ इंद्रिको पुलफस्त ने भी श्वेत हुण सम्राट गोलफ का उल्लेख किया है, जो लगभग 525 से 535 ईस्वी में उत्तरी भारत का सम्राट था। कदाचित इसकी समानता मिहिर कुल से की जा सकती है। उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर हुण सम्राट मिहिर कुल का साम्राज्य सिंधु नदी से पश्चिम में था और उसका आधिपत्य उत्तरी भारत के शासक स्वीकार करते थे। वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसने मठों तथा संघारामों को ध्वस्त किया। इसके राज्यकाल के 15वें वर्ष का एक लेख ग्वालियर में मिला है, जिसमें मात्र चेत नामक एक व्यक्ति द्वारा सूर्य मंदिर की स्थापना का उल्लेख है। मिहिर कुल बहुत अधिक समय तक राज्य न कर सका। हुणों की बर्बरता ने उत्तरी भारत के शासकों में नवीन स्फूर्ति डाल दी। अतः यशोधर्मन के नेतृत्व में इन शासकों ने उसे हराया। मध्यसौर मध्य भारत, आज एमपी का एक जिला, के यशोधर्मन के लेख से ज्ञात होता है कि मिहिर कुल ने इस भारतीय सम्राट का आधिपत्य स्वीकार किया। युआन च्वान के वृत्तांत अनुसार मगध शासक बालादित्य पर जब मिहिर कुल ने आक्रमण किया तो उसने एक द्वीप में शरण ली। मिहिर कुल ने उसका पीछा किया, पर वह स्वयं पकड़ा गया।
उसका वध न कर उसे मुक्त कर दिया गया। मिहिर कुल की अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई ने राज्य पर अधिकार कर लिया। अतः कश्मीर में मिहिर कुल ने फरल्ली यहाँ के शासक का वध कर वह सिंहासन पर बैठ गया और उसने स्तूपों और संघारामों को जलाया और लूटा। 1 वर्ष बाद उसका देहांत हो गया और उसी के साथ हुण साम्राज्य या हुण राज्य का भी अंत हो गया। अब इतिहास की इस घटना से हम क्या कहना चाहते हैं वह हम आगे बताते हैं। अब आप थोड़ा गंभीर विचार करिए कि जब मिहिर कुल का अंत हो गया तो उसके साथ आए उसके सैनिकों, अधिकारियों सबका अंत हो गया हो, यह तो संभव नहीं। तो उन बचे हुए हुणों का क्या हुआ होगा? इतिहास के अनुसार बचे हुए हुण भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो यह बात समझने की है कि वे जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया था, जिनका रहन सहन, आचार व्यवहार यहाँ के लोगों से बिल्कुल भिन्न था, उन लोगों को यहाँ के समाज ने किस रूप में लिया होगा? कहने का मतलब यह कि मिहिर कुल के जो बचे हुए सैनिक सिपाही थे, राज्य तो खत्म हो गया लेकिन पूरी उनकी सेना खत्म हो गई हो यह तो संभव नहीं। तो वे लोग, इतिहास में लिखा है कि भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो यहाँ के समाज ने उन्हें किस रूप में लिया होगा? निश्चित ही उन्हें अपने से अलग माना होगा। यहाँ के समाज ने उनको अलग ही माना होगा, उनके साथ सामाजिक रिश्ते नहीं रखे होंगे। पर चूंकि उन लोगों को रोजी रोटी की आवश्यकता तो रही होगी, तो इन्होंने समाज के सबसे निकृष्ट कर्मों को करना प्रारंभ किया होगा और एक तरह से समाज से कट कर ही जीवन बीता होगा। उनके शादी ब्याह भी उन्हीं लोगों के मध्य हुए होंगे। तो वे अछूत हुए कि नहीं? जो उनके सैनिक सिपाही बचे होंगे 2-4, 10,000, 20,000, वे इस समाज में घुले मिले होंगे। तो क्या तत्काल ही लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया होगा? यह संभव नहीं लगता। तो उन लोगों ने एक अछूत की तरह अपना जीवन यहाँ शुरू किया और इस तरह कितने ही आक्रमणकारी भारत आए और कुछ दिन शासन करके नष्ट हो गए। तो उनके बचे हुए सहयोगियों को तो उस समय के समाज ने अछूत ही माना होगा। जीवन यापन के लिए उन्होंने निकृष्ट कर्मों को ही चुना होगा, क्योंकि यह उनकी तात्कालिक मजबूरी थी। वे तात्कालिक तो किसी राजा के यहाँ या किसी बड़े व्यापारी के यहाँ कोई कार्य कर नहीं सकते थे। तो इस तरह क्या यह सिद्ध नहीं होता कि अछूत वर्ग ही वास्तविक में आक्रमणकारी है, या जो आज अछूत की बात होती है कहीं न कहीं उनके पूर्वज उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं, या उन आक्रमणकारियों में से ही हैं जो यहाँ आए, 10 साल 20 साल शासन किया। वे तो नष्ट हो गए, लेकिन उनके साथ जो आए सैनिक सिपाही और सहयोगी थे, वह यहाँ की समाज में घुल मिल गए और जीवन यापन के लिए तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार निकृष्ट कर्मों को ही चुना। तो एक तरह से यह सिद्ध होता है कि जो अछूत वर्ग बना वह इन्हीं आक्रमणकारियों के सहयोगियों का समाज था। हालांकि मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, न तो किसी के बारे में कोई राय देनी है। मेरा मत अपना है और एक मत यह भी है कि कल चाहे जो रहा हो, आज हम सब भारत के वासी हैं और हमें पुरानी बातों को मिलजुल करके ख़त्म करना होगा और आज मिलजुल करके रहना होगा। यही हमारा सबसे निवेदन है, संदेश है। पर थोड़ा उनको भी समझना होगा जो ब्राह्मण विदेशी की रट लगाए रहते हैं। तर्क कोई नहीं, साक्ष्य कोई नहीं, तो क्या वो इस बात को नकार सकते हैं कि उन समय में आए विदेशी आक्रमणकारियों के सहयोगियों का क्या हुआ? वे आज समाज में किस रूप में हैं? अगर आप गंभीरता से चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद वही वर्ग अछूत के रूप में रहा होगा और आज तक कहीं न कहीं चला आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शोध और रिसर्च के साथ। जय हिंद, जय भारत।